हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने कल और परसों पढ़ा था क्लास 9 की चैप्टर 1 केमिस्ट्री। तो और दूसरा भी चैप्टर कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो परिचय पहले देखिए। इस पाठ का परिचय पहले क्या है। भौतिक परिवर्तन। हमारे चारों ओर सदैव अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन केवल पदार्थ की भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्फ का गलना, बर्फ का जमना। उसके बाद देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों का भी परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, किण्वन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट। भौतिक परिवर्तन में जो होता है उसको पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको उसी अवस्था में पुनः नहीं लाया जा सकता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में यही अंतर है। अब देखिए, सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण होते हैं। इन्हें रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया: जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए था Mg और Cl2। तो इसको जब करेंगे तो Mg2MgCl हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। पहला, अवस्था के आधार पर, रंग के आधार पर, गैस में परिवर्तन के द्वारा, ताप में परिवर्तन के द्वारा, अवक्षेप में परिवर्तन के द्वारा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था, रंग, गैस, ताप और अवक्षेप में परिवर्तन, ये 5 चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए इसके बाद रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। और देखिए, मीथेन है, वायु अधिक उपस्थिति में दहन करने पर क्या हो जाता है, CO2 की मात्रा उत्पन्न होती है। उपयुक्त अभिक्रिया में हम कह सकते हैं मीथेन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उत्पादन है। उत्पाद क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो मुख्य प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्न तथ्यों की जानकारी आवश्यक होती है। पहला, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा सूत्रों के अणु सूत्र ज्ञात होना चाहिए। दूसरा, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन आदि को क्रमशः N2O2 I2Cl2 में लिखा गया है, क्योंकि ये द्विपरमाणुक गैसें हैं। एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर आदि को क्रमशः Na के पोटेशियम, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, आयरन Fe और कॉपर को Cu के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो सबसे पहले देखिए संयोजन अपक्रिया क्या होती है। वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु मिलकर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब सोडियम के दो कण और क्लोरीन के दो अणु मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें केवल कोई एकल यौगिक अपने अवयव तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है उसमें वियोजन और दूसरा होता है विद्युत वियोजन। तो हम लोगों ने देखा कि वियोजन अपक्रिया जो होती है उसमें एक ही तत्व यौगिक टूटकर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए विद्युत वियोजन जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलित अवस्था में विलयन में का प्रभाव विद्युत प्रभावित करने पर वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। और उसके बाद देखिए विस्थापन या प्रस्थापन अपक्रिया। विस्थापन वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए उभय प्रस्थापन अपक्रिया। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह उभय प्रस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य में होती है। उदाहरण देखिए BaCl2। उसके बाद देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब मीथेन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो होती है जस्ट ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के विपरीत होती है। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। देखिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय आवेश में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन को उपचयन अपक्रिया भी या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी भी कहते हैं हम। इसके बाद देखिए अपचयन अपक्रिया। अपचयन जो अपक्रिया होती है उपचयन अपक्रिया के विपरीत होती है। इसके बाद देखिए ऑक्सीकारित तथा अपचायक। किसी अपक्रिया में पदार्थों के ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रक्रिया दो भागों में ऑक्सीकारक तथा अपचायक के रूप में बांटा जा सकता है। पहला ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों के ऑक्सीकरण कर देते हैं उन्हें अपचायक कहते हैं। इसके बाद देखिए अपचायक किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ होते हैं जो किसी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं क्योंकि आयोडीन देखिए दो अणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके I2 बनाता है अतः आयोडीन आयन का अपचायक कर देता है। इसके बाद देखिए ऑक्सीकारक अपचयन अपक्रिया तथा रेडॉक्स अपक्रिया। यदि किसी अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन भी अवश्य होगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होता है तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के दौरान दैनिक जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है। ऑक्सीकरण अपक्रियाओं द्वारा दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण संक्षारण वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे नष्ट हो जाती है संक्षारण कहलाता है। उदाहरण लोहे में जंग लगना, चांदी के परत पर काली परत का जमना आदि। संक्षारण से बचने की विधि। धातुओं पर संक्षारण होने से बचने हेतु निम्नलिखित विधियां अपनाई जाते हैं। उदाहरण के रूप में धातु पर पेंट करके, मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर या फिर ग्रीस या तेल लगाकर। तो हम लोग संक्षारण की विधि जो है उससे
क्या होता है कि लोहे वोहे की जितनी भी वस्तुएं होती है धीरे धीरे वह वायु ऑक्सीजन की आर्द्रता में आकर क्या होती है, संचारित हो जाती है, जिससे वह नष्ट हो जाती है। इसके बाद देखिए विकृत गंधिता जो होता है, खाने वालों पदार्थों में तेल वसा में जब ऑक्सीजन की मात्रा संपर्क में आता है तो क्या होता है, अलग से स्वाद आने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए पनीर खुला रखने पर इसमें क्या होता है, फफूंद लग जाते हैं, वही गंध अलग से आने लगती है। इसको रोकने के लिए दो विधियां अपना सकते हैं। पहला तो इसे ऑक्सीजन की संपर्क में ना आने दें, दूसरा सूर्य की संपर्क में। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने कल देखा चैप्टर 1 पढ़ा क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम लोग उस चैप्टर हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग पार्ट 1 का कंप्लीट कर लेते हैं शॉर्ट टाइप आंसर के, तो हमारा 1-2 नंबर कंफर्म हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है और इसको जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 2PbO गैस लिक्विड में है और कार्बन सॉलिड में है। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो Pb सॉलिड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होगी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो हम लोगों ने जाना कि अपचयित क्या होता है, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी भी अन्य पदार्थ को उपचयित कर दे, वह क्या होता है, अपचयित पदार्थ कहलाता है। तो पहला हो जाएगा ए वाला ऑप्शन और 3 वाला ऑप्शन, क्योंकि इस अपक्रिया में जो है कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, अपचयित क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों का या ऋण आयनों का त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपचयित। और जिसमें जुड़ता है तो क्या कहते हैं, उपचयित कहते हैं। इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए Fe2O3 जब अपक्रिया करता है 2Al2 से तो Al2O3 2Fe बनता है। दी गई अपक्रिया किस प्रकार से है, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। तो हम लोगों ने संयोजन अपक्रिया क्या पढ़ा था, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और वियोजन अपक्रिया कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान विनिमय दर पे हो जाता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एकल उत्पाद या यौगिक टूटकर अपने सरल सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। चौथा जो है विस्थापन अपक्रिया, तो देखेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन है वह हट कर क्या कर रहा है, एल्युमिनियम को विस्थापित कर दे रहा है और क्या हो रहा है, फेरस क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, यानी आयरन निकल जा रहा है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है 2FeCl3 प्लस 2H2O यानी जल जब अपक्रिया करेगा तो 2FeCl2 प्लस H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक अपक्रिया में वाई क्या है। तो यस है वाई, या H2S है, या SO2, या फिर Cl2 है। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि अपक्रिया में कौन सा नहीं है इसमें, तो हम लोग देखेंगे कि SO2 ये क्या हुआ है, ये बाद में आया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आगे से है। हम लोग देखेंगे कि H2S इसमें मौजूद है और सल्फर भी और क्लोरीन भी, इसलिए हमारा सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है
क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रॉक्साइड बनता है। तीसरा है आयरन क्लोराइड एवं जल बनता है। चौथा है इनमें में से कोई नहीं। तो पहला देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड नहीं उत्पन्न होगा। और तीसरा ऑप्शन जो है आयरन क्लोराइड एवं जल बनता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। और इनमें में से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे नोटबुक में 4 ऑप्शनली क्वेश्चन दिए थे, जिसके हम लोगों ने हल किया। कल हम लोग शॉर्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, तो कल हम लोगों ने क्लास 10th की चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का जितनी भी थ्योरी थी और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पढ़ा और जाना। तो आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड लिखे जाते हैं और उत्पाद जो होते हैं राइट साइड लिखे जाते हैं। उनके बीच में एक एरो रहता है जो कि उत्पाद की तरफ इंगित करता है यानी इशारा करता है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखे जाते हैं, इनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य में एक तीर लगाया जाता है जिसकी दिशा उत्पादों की ओर होती है। यह तीर अपक्रिया की दिशा का बोध कराता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन गैस से अपक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था रासायनिक अपक्रिया में जो होते हैं अभिकारक किस तरह लिखे जाते हैं, बाईं तरफ। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहते हैं तो उनके मध्य में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, एरो यानी तीर की दिशा हमेशा किस तरफ होती है, तीर की दिशा हमेशा उत्पाद की तरफ होती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होने पर समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और दूसरा है उपचयन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वह अपक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पंजिक इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करती उपचयन अपक्रिया कहलाती है। या फिर कहें कि हम लोग उपचयन अपक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन निकल जाते हैं। उपचयन अपक्रिया जो होती है जस्ट अपचयन अपक्रिया के विपरीत होती है। उसके बाद देखिए अपचयन अपक्रिया क्या है। अपचयन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पंजिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो उसके बाद देखेंगे स्पंजिंग इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है अपचयन अपक्रिया कहलाता है। तो अपचयन अपक्रिया जो होती है क्या होती है, उपचयन अपक्रिया के जस्ट विपरीत होती है। उसमें इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन
जुड़ रहे हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है, उपचायक किसे कहते थे? अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को उपचयित कर देता है उपचायक कहलाता है। जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपचायक किसे कहते हैं? तो अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपचयित करता है उसे अपचायक कहते हैं। तो जो अपचायक और उपचायक होता है ये क्या होते हैं? अपने को छोड़ कर अन्य पदार्थों को, जैसे उपचायक है तो वो अन्य ही पदार्थों को उपचायित करेगा, ना कि खुद को। और अपचयित है तो वह अन्य पदार्थों को अपचयित करेगा, ना कि खुद को। और अपचयन जो होता है वो क्या होता है? उपचयन अपक्रिया के जस्ट विपरीत होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है वो उसमें क्या होती है, मैग्नीशियम जो होता है उसका सूत्र Mg होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका MgO होता है। तो उसके जब वो जमा रहेगा तो ठीक तरीके से ये दहन नहीं करता, इसलिए इसे रेगमाल नामक पदार्थ से साफ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ यक्ष का नाम लिखिए, पदार्थ यक्ष की जल से अपक्रिया लिखिए। तो पदार्थ यक्ष का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस यक्ष तत्व और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो जो भूरे रंग का चमकदार यक्ष है यानी पदार्थ है वो क्या है? कांपर है, जिसका सिंबल क्या होता है? Cu होता है। और जब काले रंग के यौगिक का नाम लिखना हो तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जैसे कि कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। क्योंकि कॉपर जब वायु की उपस्थिति में आता है, ढेर देर तक रहता है, तो वह संक्षारित होकर ऑक्साइड बना लेता है, जिससे वह काला पड़ जाता है। इसे संक्षारण भी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं क्यों? तो लोहे की पेंट वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं? संक्षारण से बचने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों? तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था संक्षारण क्या होता है, वशीगंधिता क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने उस टॉपिक को ध्यान से देखा होगा तो इसमें जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं उसको आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे और आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था क्लास 10th की थ्योरी पढ़ा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो थे उसको पढ़ा, उसके बाद जितने भी ऑप्शनली क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो इसका हम लोगों ने लास्ट टर्म पे क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट टाइप के थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लिया था। तो आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अपक्रिया का समीकरण निम्नवत है, जब फेरस यानी Fe को कॉपर सल्फेट में CuSO4 में डुबोया जाता है तो यह फेरस सल्फेट और
कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसलिए अपक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। जब देखिए फेरस यानी लोहा Fe जब कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करता है तो वह क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो कॉपर का रंग जो होता है क्या होता है, विलयन के रंग से, कॉपर सल्फेट जो होता है विलयन से हल्का होता है और आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से देखिए, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जो आयरन होता है या लोहा कह लें तो यह क्या होता है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए क्या कर देता है, कॉपर को लोहा विस्थापित कर देता है, जिससे कि विलयन में कॉपर सल्फेट का रंग हल्का हो जाता है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मासोपी अपक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। तो हम लोगों ने ऊष्मक्षेपी और ऊष्मासोपी अपक्रिया को आगे ही पढ़ा था। तो आज फिर देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में है, ये 1 या 2 नंबर से आता है बोर्ड में हमारे। तो ऊष्मक्षेपी अपक्रिया, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए CH4 जब मीथेन अपक्रिया करती है ऑक्सीजन गैस से तो क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उसके बाद है ऊष्मसोपी अपक्रिया। तो जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मसोपी अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए उसके बाद श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे C6H12O6 जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो वह 6CO2 का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ऊर्जा भी और जल भी उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो यह संक्षारित हो जाता है और यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। जैसे चांदी पर काली परत का जमना या सोने पर आप लोग देखे होंगे कि हरा हरा काई टाइप का कुछ जम जाता है, या फिर कॉपर जो होता है वो भी कभी कभी काला हो जाता है या हरा हरा उसमें भी कुछ जम जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा विकृत गंधिता है, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगता है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए अचार व मुरब्बे को खाली स्थान पर रखने पर वह खराब हो जाता है। तो हम लोगों ने पहले ही संक्षारण पढ़ा था, जैसे लोहा हो गया उसको अगर हम खुली जगह पर रख देते हैं, अधिकतर बरसात में अगर हम लोग रख देते हैं तो क्या होता है, इस मौसम में आर्द्रता भी रहती है, नमी भी रहता है, तो क्या होता है धीरे धीरे लोहा संक्षारित हो जाता है। और विकृत गंधिता आप लोग देखेंगे कि अचार मुरब्बा जो होता है उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है या फिर उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं,
संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थों को अणु बनाते हैं। तो हम लोगों ने उस दिन देखा था कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ अपक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। उस दिन हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसको संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और उभय विस्थापन अपक्रिया को हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो दूसरा है उसे संयोजन अपक्रिया है। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर एक अन्य पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं, जिससे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयव तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। वियोजन अपक्रिया में कोई जैसे एक पदार्थ है वह क्या होता है, वह टूटकर अलग अलग पदार्थों में परिवर्तित होगा। उदाहरण के रूप में अगर हम जल ले लें तो वह अगर टूटेगा वियोजन अपक्रिया के द्वारा तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद देखिए विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह मूलक आ जाते हैं, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जैसे अपक्रिया में दो पदार्थ भाग ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो उसके जगह पर दूसरा जैसे कोई पदार्थ आकर उसका स्थान ले लेगा तो कोई उसमें परेशानी नहीं होगी और वह दूसरे पदार्थ का निर्माण भी कर देगा। उसके बाद वियोजन अपक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, एक ही तत्व टूटकर अलग अलग प्रकार के तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके बाद विस्थापन अपक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, एक की जगह पर दूसरा पदार्थ आ जाता है, जिसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय दर पर हो जाते वह उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा कि अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया के देखेंगे कि चार भाग होते हैं। पहला संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन अपक्रिया, तीसरा विस्थापन अपक्रिया, चौथा उभय विस्थापन अपक्रिया। तो हम लोगों ने सभी अपक्रियाओं को पढ़ा और जाना। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो क्लास 10th की जो चैप्टर 1 है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसमें से केमिस्ट्री का पार्ट है तो 2, 3 नंबर, 4 नंबर, कभी कभी लॉन्ग आंसर 5 नंबर भी पूछ लेता है। तो इस चैप्टर को अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो ये आसानी से लर्न आपको हो जाएगा और 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 4 से 5 नंबर यानी 5 नंबर यानी आपका 0.8% बढ़ा देगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। कल हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे।